थोड़ी सी खराब होने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि फीवर ना हो जाए, लेकिन होगा नहीं। वैसे हमें मजबूत इच्छा शक्ति। हाँ, माइक की जरूरत इसलिए है कि इस पे, हाँ, थोड़ा इसलिए माइक की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे ही चलाओ। चलो, तैयारी के बारे में आप सब लोग कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं, और सबके पास अपना जो गुरु ज्ञान भी होता है, उसी आधार पर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों वंशिका? उसी से ही सब आगे बढ़ते हैं कि और किसी से बढ़ते हैं? जिसके पास जैसी जानकारी होती वैसा काम करता है, और अगर हमारी जानकारी ठीक है तो रास्ता भी मिल ही जाएगा। मैं अक्सर बताता हूं कि हिस्ट्री जो है एक एक मील का पत्थर है। क्या है? मील का पत्थर। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि आप कितनी दूर गए हैं और आगे कितना जाना है। हिस्ट्री बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम अनुभव से जोड़ते हैं हिस्ट्री को। आज के अनुभव से जोड़ दो। कल आपसे प्रश्न पूछा होगा सर ने कि जो सभा समिति का रोल क्या है वर्तमान में, पूछा था। लोकसभा राज्यसभा से जोड़ा था उन्होंने। तो सभा समिति को अगर आप देखें तो आज की जो लोकसभा राज्यसभा है उस तरीके की समिति रही होगी। और हिस्ट्री को जब भी हम देखते हैं तो इस लिहाज से देखते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें, कई हिस्से हैं। कुछ लोग नए हैं, थोड़ा सा मैं कुछ बातें बताऊंगा, फिर हम अपने उस टॉपिक पे आ जाएंगे जहां पे हम हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे बड़ी बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या कहता है। आपका सिलेबस कहता है कि पर्सनालिटी और जहां से बड़े परिवर्तन होते हैं वहां से प्रश्न आता है। अगर तुम्हें अपने सिलेबस की नॉलेज नहीं है तो तुम्हारी सफलता का होना बिल्कुल संदिग्ध है। आपको सफलता नहीं मिलेगी, वो डाउटफुल है। अगर आप अपना सिलेबस भी आपको नहीं पता है तो मैं दो चीज हमेशा कहता हूं, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एक तो PYQ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कोई टीचर, आप ये सोचें कि टीचर आपको भी देखना पड़ेगा। अगर आप डूब रहे हैं तो जब आप डूबने लगते हैं तो आपको वो, अगर अपनी जान बचानी है तो आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। कभी किसी डूबते हुए को देखा है? तो वो भी पहले उसने, जो तुमको खींचेगा, अगर तुम किसी डूबते हुए को जब जाओगे बचाने ना, तो वो तुमको नीचे खींच लेगा और वो तुम्हारे ऊपर चढ़ के अपने बच जाएगा। अगर आप जो सामान्य तैरने वाले हैं तो आप डूब जाएंगे। ऐसे ही होते हैं शिक्षक। अगर अच्छा शिक्षक है तो आपको ऊपर कर देगा, हल्का है तो खुद भी डूबेगा और आप भी डूब जाएंगे। हिस्ट्री क्या बताता है? हिस्ट्री हमें यह बताता है कि हम हिस्ट्री को पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए। अगर आपने जो PYQ देखा, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा अपना जो आपका सिलेबस है उस पर आपकी समझ होनी चाहिए। तो सिलेबस क्या है? आपके पूरे हिस्ट्री के सिलेबस में दो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो व्यक्तित्व और दूसरा घटनाएं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न उठा के देख लो, या तो व्यक्तित्व या तो घटना। घटना में भी वो घटना जहां बड़ा परिवर्तन है, जहां बड़ा परिवर्तन आया है, वहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, प्री में या मेंस में, जैसे अगर हम देखें तो जो 6th सेंचुरी BC है, यहां भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक रेडिकल सोसाइटी जो भारत में चल रही थी, वैदिक परंपरा, जो वैदिक कल्चर, जहां पे वर्ण व्यवस्था बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ गई थी, उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया बुद्ध ने। तो इस काल को कहते हैं बुद्ध काल। सारी व्यवस्था, स्ट्रक्चर टूट गया। और यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्री में उठा के अपना पेपर एनालिसिस करो। दिमाग आपका ओपन होना चाहिए, टीचर का काम यही है। एक आपको सेंस डेवलप हो जाए, बोध जिसको कहते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस विषय को कैसे देखेंगे। अगर ये नहीं हो पाया तो हर ज्ञान हासिल कर लो, जो रॉकेट साइंस पढ़ लो, अंतरिक्ष की भी कोई जानकारी हासिल कर लो, लेकिन यूपीएससी तो नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको अपने ऊपर और अपने जो सिलेबस पे, क्वेश्चन पे मजडप करना पड़ेगा खुद को। ये किए बिना काम नहीं होगा। कितनी भी कोचिंग कर लो, हमारे पास नहीं, कहीं जाके कर लो, लेकिन अगर तुम खुद से प्रयास नहीं कर रहे हो तो तुम्हें यूपीएससी के स्टेट पीसीएस में जहां पर भी देना चाहते हो, तुम्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता का रास्ता उसी समय खुलेगा जब आप उस पर दौड़ोगे। चलोगे नहीं, दौड़ना पड़ेगा। चलते तो पूरी दुनिया चल रही है, और वो रास्ता आप बनाओगे और उसमें टीचर देखेगा आपको, और जो देखने का काम है वही मेंटोरशिप है। एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहानी है, एक बार एक शिष्य था और एक उसके गुरु थे। दोनों साथ में थे, तो शिष्य अपने गुरु की बड़ी बात मानता था। तो दोनों लोग एक साथ जा रहे थे, तो एक पेड़ आया ताड़ का। ताड़ का पेड़ जानते हो, बहुत लंबा पेड़ होता है, 70-70 फीट के बहुत लंबे पेड़ होते हैं। पेड़ आया तो गुरु ने कहा, ऐसा करो, तो मेरे अच्छे शिष्य हो, स्टूडेंट अच्छे हो। उसने कहा हाँ, के ऊपर चढ़ जाओ, सबसे ऊपर 70 फीट ऊपर चढ़ जाओ। स्टूडेंट बहुत आज्ञाकारी था, उसने पूछा भी नहीं और ऊपर चढ़ गया सबसे ऊपर। चढ़ने के बाद फिर उन्होंने कहा उतर जा अब, तो उतरने लगा। 50 फीट जब वो उतर गया, तब तक गुरु ने कुछ नहीं कहा ही नहीं कुछ। और जब केवल 20 फीट रह गया तो आंख खोलते हैं गुरु, उन्होंने कहा, देख अच्छे से उतरना, पैर अच्छे से पकड़, अच्छे से लगा, हाथ और मजबूत कर। तो फिर उतर के वो आया। उसने पूछा कि मैं ऊपर चढ़ गया तब भी नहीं बोले, मैं नीचे इतना उतर गया तब भी नहीं बोले, ये जो 20 फीट बचा तो क्यों बोले आप? तो उन्होंने कहा, देख अब तू लापरवाह हो चुका था 20 फीट पे, तुझे लग रहा था अब तो मैंने सारा काम कर लिया, क्या ही बचा है, कितना ही बचा है, और अभी तू नीचे गिरने वाला था। और अगर मैं इस समय नहीं बोलता तो तू 20 फीट से भी गिरता तो तुझे हाथ पैर तो टूट ही जाते। ये काम है टीचर का, आपको आखिरी रास्ते पर, जहां ये लग रहा है कि अब सब हो गया, वहां पर भी आपको सहायता देना, सहयोग करना, और यही काम टीचर करता है। प्रश्न हमेशा जो आपके सामने आते हैं वो व्यक्तित्व या घटनाएं, और अभी हम लोग जहां पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल पर। जो लोग आज हैं पहले, तो केवल समझ लो, कुछ करना है नहीं, समझना ही है। कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब भी इसीलिए कि हमें समझ बने, और हम कुछ अगर उस पर कोई प्रश्न आए तो लिख सकें। उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे
ये उत्तर वैदिक काल है और इसका समय है 1000 से 600 BC। इसके पहले का काल है पूर्व वैदिक। इसके पहले सिंधु घाटी, ठीक है। इसके पहले ताम्रपाषाण, इसके पहले पाषाण। क्या दिख रहा है यहां? और क्या दिखता है? सारा सार है इतिहास का यही। जिसे ये समझ में आ गया वो इतिहास का एक भी प्रश्न कुछ भी तुमसे पूछे तुम लिख लो जाओगे। और ये नहीं समझ में आया तो हिस्ट्री में कितने हिस्से पता है आपको? जो अलग अलग हिस्से पढ़ने हैं वो कितने हैं पता है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, आजादी के बाद भारत, विश्व का इतिहास, कला और संस्कृति। बिल्कुल, अभी हम ही पढ़ाएंगे तब पता चले तुम्हें। ये है वेटेज हिस्ट्री का पूरा। अब आप समझ पाएंगे हिस्ट्री क्या चीज है। लोग हल्के में लेते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री पूरा एक पैकेज है जो आपका जो जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर है मेंस का, उसमें आप देखेंगे वो 250 नंबर का होता है। लगभग 100 नंबर से ऊपर का पेपर इसी से आता है। 100 नंबर से ऊपर का भी मतलब आधा पेपर हिस्ट्री का होता है। और ये आपके टिप पे आ जाएगा, बस ये समझ लो। कंटिन्यूटी चेंज अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो खेल ही क्या है, फिर कुछ नहीं है। एंशिएंट से आप मध्यकाल में जो बड़ा परिवर्तन, फिर मध्यकाल से फिर बड़ा परिवर्तन। कैसे? अंग्रेज आ गए, वो स्थापित हुए, उन्होंने बड़ा परिवर्तन क्रिएट किया। फिर उनका बड़ा परिवर्तन के बाद फिर महात्मा गांधी आ गए, उन्होंने भी एक अलग परिवर्तन शुरू किया। फिर आज़ादी मिली, फिर उसके बाद एक नया परिवर्तन, फिर आज़ादी के बाद का भारत, फिर नई समस्याएं, फिर रियासतें, उनका विलय, फिर भारत में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अलग अलग वाद, फिर शरणार्थियों की समस्या, भारत की आर्थिक समस्या। अब सारी समस्याएं यहीं पे हैं। ऐसे समझते हो? अभी तुम लोग को मैं बहुत हल्का बताता हूं। जब मैं बड़ी क्लास में जाता हूं, और भी बड़ी क्लासेज हैं, वहां जब मैं बताता हूं तो सबका दिमाग खुल जाता है। मैं वैसे बताता नहीं जल्दी, लेकिन जब लोग थोड़ा सा जिनका अवेयरनेस होता है, जो मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर मैं वहां पे खोलता हूं बातें। अभी मैं बहुत बातें आपको बताऊंगा, आपको लगे ये सब भी है। यहां छोटी सी बात है, ये केवल इतने बड़े हिस्से दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फैक्ट कम से कम याद करना है हिस्ट्री में। इसने ये कहा, इसने कुछ नहीं। मोटी मोटी आपके पास एक रूपरेखा होनी चाहिए, जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, मोटी मोटी। इस समय ये, इस काल में ये हुआ, अच्छा ये इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, ये बड़ा परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि ये हुआ। आंसर तब लिखोगे, तब तुम आंसर लिखोगे तो जंप करोगे एक जगह से, एंशिएंट को जंप करके तुम तुलना करोगे मध्यकाल में आके। अच्छा आंसर वो माना जाता है जहां पर तुलनाएं हो, जहां पर वर्तमान से एक जुड़ाव हो। और ऐसा आंसर तुम लिख दो तो हमने कॉपियां भी चेक की हैं, तो फिर अपने आप टीचर, आप तो होते नहीं वहां पे, कॉपी आपकी होती है, टीचर उसी को देखकर समझता है कि आप कितने बड़े काबिल हो, और फिर आपको वो आमिल की उपाधि दे देता है।
अच्छा नंबर देगा तो आप आईएएस बने जाएंगे, और नहीं दिया, उसने उसी जगह से आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप लाख मेंस देते रहिए। आपने सुना होगा किसी ने इतने मेंस दिए, इतने मेंस दिए, इतने मेंस दिए, क्यों नहीं होता? जो टीचर आंसर चेक करता है उसको कुछ चाहिए आपके आंसर में चाहिए। एक सामान्य सी बात ये है, इंट्रो होना चाहिए प्रॉपर, या इंट्रो नहीं भी है तो अलग तरीके से आपने जो पॉइंट्स में आपने बात रखी, फिर उसके बाद अगर आप कोई डायग्राम बना सकते, जो आपको अपना लगता है। क्रिएटिविटी, हर व्यक्ति का एक अलग विजन होता है। एक ही शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चे अलग अलग तरीके से लिख के समझ के आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? बोलो फटाफट। सबका अलग अलग जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, और उसी थिंकिंग प्रोसेस से हमको जो लिखने का एक अभ्यास होता है। अगर हम देखें, चलो इतनी बातें तो आ गई होंगी समझ में, अगर हम देखें इस काल को समझना है, इस काल को, तो इसे समझना होगा। अगर ये नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। क्या सहमत हैं? है सहमत? नहीं सहमत हैं? अगर आपने पाषाण काल को देखा कि सबसे पहले मानव ने पत्थर के हथियार का इस्तेमाल किया। मानव आया धरती पे तो सबसे पहले पत्थर के उपकरणों के साथ अपनी दोस्ती किया, जानवरों के साथ संघर्ष किया, इसीलिए उसने पत्थर का हथियार बनाया। पहले एकदम आरंभिक काल में पत्थरों के बहुत बड़े बड़े हथियारों से शिकार किया, फिर उसको समझ में आया कि इसको उठा के मारने पे अपने भी चोट लगती है। उसने सोचा कि छोटे बनाएंगे तो और अच्छा होगा। धीरे धीरे उसने और छोटे उपकरण बनाए, फिर धीरे धीरे और छोटे उपकरण, और फिर आगे चलकर उपकरण के साथ साथ जो पत्थर के उपकरण, उसके साथ साथ एक नया औजार, ताम्र, एक नई धातु, तांबे, कांसा और टीन को मिलाते हैं तो तांबा बनता है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे उसने अपने आप में डेवलप किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। टीन, हाँ ठीक है, तांबा और टीन को मिलाते हैं तो बनता है कांसा, और तांबा तो अलग ही होता है, तांबा अलग ही होता है। कांस्य कुलीन, या अगर हम कहें कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन। तो यहां पर भी एक नई धातु आई, कांसा। कॉपर, कॉपर, कॉपर। कांसा को बोलते हैं ब्रोंज। हाँ, कॉपर। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी बातें समझ लोगी। अभी केवल मैं आपको कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा एक जो ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उसको वहीं पे नोट करते चलो, बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो हमें यह देखना है कि कहां पर क्या जो बदलाव हुआ। तो यहां से ये बदलाव, यहां से ये बदलाव, एक नई धातु, और फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो लोहे का प्रयोग, यहां से लोहे का प्रयोग हो गया, लोहा, आयरन। और जब लोहे का प्रयोग होगा तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ नगर भी बनने शुरू होंगे, एग्रीकल्चर भी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि लोहा एक सख्त धातु होती है। तो हम लोग एक पूरी बात समझ रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ भी देख रहे हैं तो एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है, और ये नया बदलाव कुछ नए बड़े परिवर्तनों को लेकर आएगा, और इन्हीं परिवर्तनों पर हमें समझ बनानी है, तब हम प्रश्न लिख सकते हैं। नहीं तो प्रश्न हम लिख ही नहीं पाएंगे। प्रश्न क्या आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने वर्तमान के नगरीकरण के लिए कैसे इनपुट दिया, यह प्रश्न आता है। इस प्रश्न को तुम चाहे जितना सिंधु घाटी पढ़ लो, तुम नहीं लिख सकते जब तक तुम्हें इंटरलिंक करने नहीं आएगा। और इंटरलिंक करना एक स्किल है, वो धीरे धीरे आती है, एक बार में नहीं आ जाएगी। आप पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते,
उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास जब अच्छा होगा तब जाके आप चीजें कर पाएंगे। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल पे थे, और उत्तर वैदिक काल में क्या चल रहा था? सामाजिक जीवन। हाँ, आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा है? सामाजिक जीवन बताओ फटाफट। और बहुत बढ़िया। और हम्म बहुत बढ़िया। जो संपत्ति की अवधारणा आई, अगर दो बातें समझो। पूर्व वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो आर्यों का जो जीवन था वो कबीले पर आधारित थे। कबीला मतलब समझती हो? कबीला मतलब पहले के कबीले चलते थे। कबीले स्थायी नहीं रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। तो आर्यों का आरंभिक जीवन जो था पूर्व वैदिक काल में, वो अभी स्थायी नहीं था। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति स्थायी नहीं रहेगा तो वहां पर जो संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं आएगी, क्योंकि वो आगे बढ़ता जाएगा। जब वो किसी स्थान विशेष पर रुकेगा तो संपत्ति की अवधारणा आ जाएगी। फिर वहां पे वो कहेगा ये जमीन मेरी है, यहाँ की फसल मेरी है, ये लोग मेरे हैं। और उसके बाद यहाँ आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर समाज का आता है वो चेंज हो जाता है। पूर्व वैदिक काल में कोई भी अभी एक व्यवस्था नहीं है, एक जो सिस्टम नहीं है। समाज समता मूलक है। ये जरूर हो गया है कि कुछ लोग अलग काम करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो पुरोहित है, एक व्यक्ति है जो योद्धा है, एक व्यक्ति कौन है? व्यापारी है, एक व्यक्ति कौन है? वार्ता है, जिसमें एग्रीकल्चर करने वाले जो शिल्पी सब है। ये सब हैं तो, लेकिन अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे स्ट्रक्चर आता है, और ये कहा गया कि आपको जो आपका वर्ण है उसी के अनुरूप आपका काम होगा। समाज में एक तरह का तनाव पैदा हुआ। तनाव किस बात का? कि भाई हम क्षत्रिय हैं, हम योद्धा हैं। तनाव किस बात का? हम पुरोहित हैं, हमारे पास अधिकार होने चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष किस बात का है? अधिकारों का। किस बात का संघर्ष है? अधिकार का। जो महिला पुरुष लड़ते हैं क्यों? अधिकार के लिए। भाई भाई क्यों लड़ते हैं? अधिकार के लिए। एक देश जो दूसरे देश से क्यों लड़ता है? अधिकार के लिए, वर्चस्व के लिए। सारा संघर्ष दुनिया में अधिकार के लिए। यहां पर स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर कैसा है बताओ फटाफट। तो सबसे ऊपर कौन है? पुरोहित। फिर चलो, अब अगर तुम देखोगे तो ये जो ऊपर के तीन वर्ग हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी हुई। इनको कहा गया द्विज, मतलब जिनका दो बार जन्म होता। इसका मतलब ऐसे समझ लो, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म, जिसका उपनयन संस्कार होता है। अगर जो इंग्लिश के भी होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, अगर आप समझने का प्रयास करोगे, अपने दिमाग को मैसेज दो तो समझ में आएगा कि दो बार जन्म। तो मतलब ये जो ऊपर के लोग हैं इनके लिए विशेष अधिकार की बात है। ये जो व्यक्ति है, ये जो सबसे निचले पायदान पे हैं, इनको अधिकारों से विहीन कर दिया गया। आगे चल के जो संघर्ष पूरे तुमको हिस्ट्री में दिखेगा वो यही दिखेगा कि जो निचले पायदान पे व्यक्ति है वो राइज करने का प्रयास करेगा, और वही राइज करने के लिए फिर इनका तनाव होगा इन तीनों से। आज आप देखो जाति व्यवस्था, यही तो दिखेगा। इंटरलिंक करके जब सोचोगे तब तुमको समझ में आएगी बात, और अगर नहीं सोच पाए तो फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तनाव इस बात का है कि ये जो स्थिति है ये इनकी
निर्मित की गई है। शूद्र कोई नहीं था। आपने पूर्व वैदिक काल में देखा, एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरी माता आटा चक्की चलाती है और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरे घर में हम सब एक ही साथ रहते हैं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत थी? फिर आगे क्यों ऐसा कर दिया? एक घर में भी तुम देखो तो एक घर में कुछ लोग जो शिक्षित होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एक परिवार में 5 भाई हैं, एक बहुत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, आईएएस है, छोटा भाई थोड़ा उससे छोटे पे है, उससे छोटा थोड़ा उससे छोटे पर है, और जो सबसे छोटा है वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत योग्य नहीं है। आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है उसका सबसे ज्यादा परिवार में शोषण होता है। बड़ा भाई जो होता है, जो आईएएस है, वो आईएएस ऐसा शोषण कर देगा कि पूरे परिवार में केवल उसी का तिलिस्म चलता रहेगा कि बड़े भैया ने बोला है, वो जो डीएम साहब ने बोला है। वो दबाव बन जाता है, कहीं ना कहीं वो अधिकारों की चेतना से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसको सब चीज ठीक लगती है। आप ऐसे व्यक्ति को कुछ एक बात बोल देंगे तो वो वहीं विद्रोह कर देगा आपके खिलाफ। ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। 4 भाई हैं, 3 ने आपस में साठगांठ कर ली कि ऐसा है कि हम तीनों जो हैं कुछ अधिकार रखते हैं। ये जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये सेवा करेगा। ठीक, तो सबसे ऊपर रहेगा ब्राह्मण और इसके नीचे रहेगा राजा। इन दोनों की और ज्यादा सेटिंग है। इनका ये है कि ब्राह्मण ने कहा ऐसा है, देखो राजा तुम तब बनोगे जब हम पूजा कराएंगे, और जब मंत्र हम पढ़ेंगे तब तुम आगे राज्य तुम्हारा चलेगा, और अगर हमसे तुमने विरोध किया तो तुम्हारा राज जल के भस्म हो जाएगा। तो राजा थोड़ा सा इससे डर गया। तो राजा से इसने कहा ऐसा है, मेरा सम्मान सबसे पहले करो, कुर्सी मेरी तुमसे ऊपर रहेगी। इसीलिए पुरोहित स्ट्रक्चर जो है, इन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा सुप्रीम बताया कि हम सबसे सुप्रीम हैं, क्योंकि हम गॉड से जुड़े हुए हैं। और यही सेम चीज तुम्हें ईसाई पादरियों के यहां दिखाई देगी, यही सेम चीज तुमको मुस्लिम जो धर्मगुरुओं के यहां दिखाई देगी, यही सेम चीज तुमको अलग अलग धर्मों में भी दिखाई देगी। वो कहते हैं हम जानते हैं भगवान क्या होता है। कॉपीराइट है क्या भगवान की, आप बताओगे? समस्या इस बात की है। तो यहां पर भी यही हुआ, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर को फिर एक फ्रेम किया गया कि नहीं आपको यह करना है। और आगे चलकर इसी के बाद, क्योंकि 1000 से लेकर 600 तक का काल उत्तर वैदिक का है, 600 तक आते आते बुद्ध जैसे महान संत का उदय हुआ जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को नकार दिया। कहा आप नहीं सर्वोच्च हो। वो क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर अगर ऐसे ही मानना है तो क्षत्रिय ने, हम तो क्षत्रिय हैं। हमने लेकिन इस बात को माना ही नहीं। हम कहते हैं कि सब बराबर, इक्वल हैं, समतामूलक समाज। इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर गए तो वो बौद्ध धर्म में चले गए। उनको समझ में आया कि भगवान बुद्ध की विचारधारा ज्यादा लिबरल है, ज्यादा सबको वो लेके चलने वाले हैं। ऐसे देखो तो वो खुद क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया, उसको मान्यता नहीं प्रदान किया। तो उत्तर वैदिक काल का जो समाज है, उस समाज में आपको एक सिस्टम ये दिखाई देगा कि जो ऊपर के 3 वर्ग हैं उनकी विशेष स्थिति है, उनके लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन जो नीचे का वर्ग है शूद्र, और उसके बाद एक वर्ग जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया वो है महिला। शूद्र और महिला की स्थिति एक ही बराबर है। इनके लिए उपनयन का कोई संस्कार नहीं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं। जो महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब, समाज में महिलाओं का स्थान अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में क्या ऐसा था? नहीं था। अचानक ऐसा क्या हो गया? जब पितृसत्तात्मक समाज होगा तो वो हावी होने का प्रयास करेगा महिलाओं के ऊपर कि तुम घर में रहोगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम ऐसे करोगी, तुम ऐसे चलोगी, तुम ये नहीं कर सकती। फिर उस समय अगर एजुकेशन होती तो महिलाएं विरोध करती, जैसा पूर्व वैदिक काल में हुआ था। एजुकेशन थी तो ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों को रच दिया। बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे एजुकेशन ही खत्म कर दी गई।
कि जो महिला है उसकी आयु बहुत कम आयु में उसका जो विवाह कर दो लड़की का, पढ़ेगी ही नहीं, पढ़ेगी नहीं तो केवल एक ही काम करेगी घर का, तो घर का काम करेगी तो सबके लिए सुविधा रहेगी, बेटा एक गिलास पानी, एक कप चाय। समाज बनाया जाता है, होता कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और बाद में कुछ लोग उसके लिए एक नियम की पुस्तक लिख देते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। कहां लिखा, कहां है ये हमने लिखा है। ये चीज भी यही है। क्या समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूं? तो यहां पर भी यही हुआ कि शूद्र प्लस महिला दोनों की स्थितियां खराब हैं और दोनों के अधिकार अब छिन रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यह बड़ा बदलाव दिखाई दिया। और क्या दिखाई देता है? यहां पर अस्पृश्यता अभी नहीं दिखती। अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत बहुत खतरनाक चीज है। अगर तुम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, हमने देखी है छुआछूत होती क्या है और किस तरीके से होती है। अलग अलग तरीके हैं उसके। आप कभी जाएंगे गांव में तो आप देखेंगे, अब तो शायद नहीं होता होगा, पहले बहुत होता था कि अगर कोई जो व्यवस्था में शूद्र है तो वो आता है खाना मांगने के लिए या कोई काम करता है, काम आप सारा कराएंगे उससे, घर का, खेत में हल भी चलवा लेंगे, झाड़ू भी लगवा लेंगे, पोछा भी लगवा लेंगे, हर काम करेंगे। ध्यान समझना मेरी बात। उससे जो सब्जी भी कटवा लेंगे, है ना। लेकिन जब खाना देने की बात आएगी तो आप ऊपर से खाना उसको देंगे। ये क्या मैटर है? हर काम तो तुम ऐसे करा रहे हो, अनाज भी उसी का छुआ खाते हो। खाते हो कि नहीं खाते हो? फिर ये क्या चक्कर है कि एक ऐसी मानसिकता बनाई है कि ये लोग छोटे लोग हैं, और जो छोटे लोगों की मानसिकता बनाई उससे फिर क्या होता है कि इनके साथ खाना नहीं खाना है, बड़े लोगों के साथ खाना, हम अपने खाएंगे। और फिर उनके दिमाग में भी यही बात भर दी जाती है कि ऐसा है कि तुम यही हो, तुम्हें यही करना है। पढ़े लिखे तो होते ही नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं तो बहुत ज्यादा बुद्धि चलाते नहीं। पढ़े लिखे होते आपकी तरह वो भी क्लास में आते तो मैं उनको शिक्षित कर देता। लेकिन जब शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो अधिकार समझ नहीं पाएगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, वेपन है। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सुना है तुमने बहुत। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि शिक्षा अगर आपके पास हो, किसी भी वर्ग में पैदा हुए हो, किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, तुम्हें कोई नकार ही नहीं सकता। और तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है आज के समय में तो तुम चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई पूछेगा नहीं। कहीं तुम नाचते हो, किसी भी धर्म के हो, पूछ उसी की होगी। एक सोसाइटी में अगर आईएएस बन जाओगे तो क्या होगा? एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आपके न तो जो धर्म की पूछ होती है, ना आपके कोई जो वर्ण की पूछ होती है। वहां पूछ होती है कि आप अफसर हैं, कहां के हैं, बस इतनी पूछ होती है, इसकी पूछ होती है। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो इस काल में महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। एक दो लाइन लिखते भी चलो तब थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे हम बोलते जाएंगे तो फिर होगा क्या, आपके आपके दिमाग से चीजें भी निकल जाएंगी। क्या लिखा था कल? हेडिंग डाली थी केवल, कुछ लिखा था? क्या क्या लिखा था बताओ। हाँ ठीक है, आखिरी पॉइंट। हम्म हम्म अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। ऊपर के ऊपर के 3 वर्णों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार दिया गया। ऊपर के 3 वर्णों को
उपनयन संस्कार करने का अधिकार दिया गया। ऊपर के 3 वर्णों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा शूद्रों तथा महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। शूद्रों तथा महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। देखिए, इसीलिए बहुत सारे विद्वान, 1 मिनट रुकेंगे, इसीलिए बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि जो लड़कियां हैं और जो गाय है वो एक ही बराबर है। बहुत जगह आता है कि जैसे एक गाय है, बहुत अच्छी है, कहीं उसको दे दो तो वो उसी की हो जाती, वैसे ही लड़कियों के साथ भी है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को हमारे यहाँ रहना ही नहीं है। इसको, ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। इससे लड़कियों के पास कभी भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, अनसिक्योर मामला रहता है। आप देखेंगे कि यहां पर ऋग्वेद में अक्सर ये चर्चा आती है कि जब जन्म होता है लड़कियों को तो उनको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर उसके बाद जिंदगी पार हो गई। हाँ, ये खतरनाक है ना। पैट्रियाटिक सोसाइटी यही तो है कि आप निर्भर रहिए, हमसे अलग मत होइए। और जैसे ही आजादी के बाद लड़कियों ने एजुकेशन पाई, उन्होंने कहा ऐसा है, ये सब जो है कोरी कल्पना हमें नहीं माननी है। तो वहीं पे क्लैसेस शुरू हुए पावर के, और उसके बाद डिवोर्स बढ़े, तलाक खूब हुए। अब देखेंगे आप, खूब तलाक होते। क्यों ऐसा? हाँ ठीक, बहुत अच्छा। और कोई? बिल्कुल सही, इसीलिए तो तुम पढ़ने आई हो, और इसीलिए तो हम पढ़ने आए हैं भाई। देखो, बात ये भी है ना कि हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं। अगर एजुकेशन है तो हम क्यों घर में बैठे? सीधी बात तो ये है, हमारी भी यही फिलॉसफी। बिल्कुल सही। और बताओ, हम खुद भी यही मानते हैं कि अगर शिक्षा है तो हम अपनी बात क्यों ना रखें और अपने लिए आगे बढ़ने के आधार क्यों ना बनाएं। आप देखेंगे कि आप अधिकारी होने के बाद भी पैट्रियाटिक सोसाइटी में जब आप जाएंगे अधिकारी बन के, और जब आप किसी पुरुष को डांटेंगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। उसको ये लगेगा ये कैसे कर रही है, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी ये सब नहीं किया ना। अगर यही होता कि मात्र सत्तात्मक समाज होता, जो महिलाओं की भूमिका, जैसा आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखता है, वहां पर जो महिलाएं मुखिया होती, आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व उत्तर में, असम में, उधर, तो जो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां की सोसाइटी में उसको अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहां इधर की सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं है। इसी को बदलना है तो गुस्से से नहीं बदलना है, प्रेम से बदलना है, सहयोग से बदलना है। पुरुष कोई ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन है महिलाओं का। कुछ अच्छे पुरुष हुए हैं, इसीलिए महिलाओं के ये जो प्रश्न उठाए गए हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर पे जब हम कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे पहले जो महिलाओं के एजुकेशन की बात किया, जो मॉडर्न एरा में, कि उनको एजुकेशन देना चाहिए, हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच रेडिकल है, उस सोच को दबाना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे, अचानक कुछ नहीं होगा। क्यों? अचानक जब भी हम कुछ करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा। तो विरोध से थोड़ा हमें जो बचते हुए आगे चलना पड़ेगा, और बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। जो मिडिल पाथ है उसको अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने अगली लाइन लिखिए। किंतु इस समय, हाँ इसी में ही अगला पॉइंट, किंतु इस समय अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। किंतु इस समय अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता कैसे लिखते हैं?
अस्पृश्यता, इसको कहते हैं, ऐसे समझो, छुआ छूत। बड़ा खेल होता है छुआछूत पे। छुआछूत में हम उन्होंने छू दिया, हम नहीं पानी पिएंगे। जा रहे हैं, हाथ लग गया, अब हमको फिर से नहाना पड़ेगा। ये छुआछूत है, अनटचेबिलिटी। कुछ लोग, भारत में धर्म इसीलिए विनाश हो गया, यहां पे इस्लाम का आगमन भी इसीलिए हुआ। इस्लाम भारत में इतनी बड़ी आबादी में, ये जो लोग हैं ये सब आपके लोग हैं, आपको पता है। 10,000 केवल मुसलमान भारत में आए थे, बाकी जितने मुसलमान हैं सब हिंदू हैं यहाँ के। हिस्ट्री बताती है कैसे हुआ ये। एक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे समझ जाओगे। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत अच्छे पुरोहित जी रहते थे, बहुत कर्मकांडी, हमेशा तिलक और सारी चीजें लगा के बैठते थे, पूरे जो गांव को शिक्षा देते थे। तो जो मौलवी थे, मुस्लिम मौलवी, उन्होंने इस बात की उनको जानकारी थी कि उस गांव में बहुत ज़्यादा कर्मकांड है और कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे गांव को ही इस्लामिक बना दिया जाए, इस्लाम स्वीकार करने लोग। तो कहें इसका तरीका क्या हो सकता है। कहें कि अगर हम अपना जूठा पानी पिला दें या रोटी खिला दें इस गांव के लोगों को, तो ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो पुरोहित हैं, ये खुद नहीं जीने देंगे किसी को। तो कुछ ऐसा उपाय करें कि इन्हीं के सामने ये सब किया जाए। तो उस समय आए वो सब गांव में हथियारबंद लोगों के साथ, तलवार लेकर, और इनको उठा लिया, जो पुरोहित जी को। इनको उठाया और इनको एक जगह जो है इनके सामने ही, जिस कुएं से सभी लोग पानी लेते थे, उस कुएं में अपने मुंह से रोटी खाई और डाल दिया। कहे देख लो, इसमें रोटी डाल दिया है। और उसके बाद फिर अपने साथ ले गए, 1-2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया। जब छोड़ा तो आए गांव में। आने के बाद उन्होंने कहा, यार तुम लोग तो पथभ्रष्ट हो चुके हो, हमारे सामने ही यहाँ मुसलमानों ने रोटी डाली, पूरा गांव अब हमारे धर्म में है ही नहीं। तो सब रोने लगे, सब ने कहा भाई हमारा धर्म ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत करो, अपने से अलग मत करो। कहे ना, हो गया खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम रोटी खा लिया उसका। पूरा का पूरा गांव इस्लाम स्वीकार करता है बाद में। उन्होंने कहा अगर ये सब हिंदू रहेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज भी उस गांव में लोग हिंदू रीति रिवाज से ही शादी विवाह करते हैं, मुसलमान। यह है भारत, अजायब घर है ना भारत। धर्म के मामले में यहां खूब अजायब घर है। कुछ भी बोल दीजिए वो धर्म हो जाता है, कह दीजिए वो धर्म हो जाता है। और अगर जब आप कबीर जैसे संत को पढ़ेंगे तो कहते हैं धर्म अंतःकरण का विषय, हमारे भीतर का विषय, बाहर है ही नहीं। किसी के खाने पीने देने से धर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो आत्म तत्व जो है वो भीतर है हमारे। जो हमारी आत्मा है वो ईश्वरमय है, उसको कोई छू ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा निकल जाती है, तो उसको कोई छू स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो कोई बाहरी चीज धर्म को कैसे छू सकती। लेकिन पूरे के पूरे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए इसी धर्म के कारण। जो बाहरी धर्म था केवल जो छूने से होता है नष्ट, यह है छुआछूत। इसका फायदा खूब उठाया गया। यहां पर जो जो लोग आए उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और भारत में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने में भारत का आडंबर युक्त धर्म बड़ा सहायक रहा। अगला पॉइंट बनाओ, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति इसमें लिखो, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में खराब होने लगी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति
पूर्व वैदिक काल की तुलना में या पूर्व काल की तुलना में खराब होने लगी। सभा और समिति में उनकी भागीदारी कम दिखाई देने लगी। इसके अलावा लड़कियों का विवाह कम आयु में किया जाने लगा। कुछ ग्रंथों में लड़कियों के जन्म की निंदा की गई है। देखिए, आ गया समय, अब धीरे धीरे यही निंदा खूब बढ़ेगी, फिर हम नारा देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ ग्रंथों में लड़कियों के जन्म की निंदा की गई है, तो वहीं लिख दो ऐतरेय ब्राह्मण। हाँ, लड़कियों के जन्म की निंदा की गई है ऐतरेय ब्राह्मण में। जो ब्राह्मण ग्रंथ मैंने पहले बताया था कि कर्मकांड संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण इसमें इसके ये ऋग्वेद में भी है और बहुत जगह ऐतरेय ब्राह्मण एक जो ग्रंथ है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ से पहले अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल में, अब इन लोगों की कॉपी देख लेना पीछे की, तो इसमें जो वैदिक काल के जो दो हिस्से हैं, पूर्व और उत्तर वैदिक, तो पूर्व वैदिक में अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद से बहुत ज़्यादा हमारे पास स्रोत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास अथर्ववेद, बहुत सारे वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद, ठीक है। नहीं बेटा, अभी हम आगे आएंगे, अभी कुछ नहीं वो सब, ठीक है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जहां पर इस काल के जो वैदिक परंपराएं थी उनके कर्मकांडों की चर्चा मिलती है। इसमें भी अलग अलग ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, और एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें यह चर्चा मिलती है कि लड़कियों का जन्म खराब है, लड़कियों का जन्म बेहतर नहीं है, उनके जन्म की निंदा की गई है। और ये जो निंदा धीरे धीरे ये हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई हमारे समाज में। आप देखेंगे उसके बाद 9-9 साल की लड़कियों की जो शादी होने लगी, 4 साल की उसके बाद फिर करने लगे, 4 साल 5 साल की लड़कियों की शादी होने लगी। अब आप सोचिए कि लड़की सो के उठी, उसकी शादी हो गई। मैं आऊँगा जब उस पर तो आपको मैं बताऊँगा, स्थितियाँ ऐसी हैं। आज आप सोचिए अगर आज का समय ऐसा हो, पता ही नहीं चला कि हमारी शादी हो गई, और उसके बाद फिर आगे की घटना क्या हुई, पति की मृत्यु हो गई, 8-9 साल में विधवा हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या। तो विधवा विवाह बाद में आता है, लेकिन जो विधवाओं की स्थिति थी वो हमारे समाज के द्वारा ही निर्मित की गई। फिर सती प्रथा है, बहुत सारी प्रथाएं हैं, आगे चर्चा करेंगे। पहले इतनी बात समझ लो कि अब इस समय उत्तर वैदिक काल में लड़कियों के जन्म की निंदा हुई जो पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। और यही जब हम और पीछे जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज दिखता है जहां पर लड़कियों का सम्मान है। तो अब समाज में बड़े बदलाव हैं, और ये बदलाव हमें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आगे आने वाला मौसम साफ नहीं रहेगा, लड़कियों की स्थितियां और खराब होती जाएगी, स्थितियां और बिगड़ती जाएंगी, और ये धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते इतनी बिगड़ जाएंगी कि हमेशा जो लड़कियों की रखवाली होगी। आज भी आप देखिए समाज में यही है, पिता और भाई इसी प्रयास में रहते हैं कि हमेशा हमारी जो लड़की है वो प्रोटेक्ट रहे। आप
उसको एजुकेट करो उस तरीके का कि उसे इस तरह का खतरा आपको महसूस ना हो। समाज ही ऐसा बना हुआ है, आप क्या कर पाओगे? समाज ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसी समाज से ऐसी लड़कियां भी तो निकल के आई जिन्होंने अधिकारी बन के दिखाया है, फिर आप उन्हीं का नाम लेते हो, फिर आप उन्हीं से पूछते भी हो। एक विद्यार्थी है, अभी एडीएम है, तो वो जब आई थी तो उसके पिताजी हमेशा यही कहते ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो हमने उस समय भी कहा था बहुत अच्छा कर पाएगी, कहे नहीं इसको मैथ नहीं आती। हम कहे मैथ ना आने से आईएएस और पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर लेगी। फिर जब एसडीएम हुई तो अपने परिवार में, और वो किसी से वो पूछते ही नहीं कुछ, अब वो बताती है कि हर चीज़ हम ही से पूछ के करते हैं, हमसे अगर न पूछे तो उनका एक काम नहीं होता। हम कहे ये जो समय बड़ा जो परिवर्तनशील है, तो वही बेटा सबसे अच्छा माना जाता है जो अधिक योग्य हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। समय यही है, आप अपने आप को सिद्ध कर दीजिए, आपको और कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो समस्या होगी, उसके बाद भी ना कर पाए तो ये नहीं होगा कि आप एकदम बेकार हो जाएंगे। बहुत सारे विकल्प हैं, अध्यापक हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जीवन में पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता। आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस तो होगा ना अपनी लाइफ में, जो नहीं है आज के समय में। आप खुद जानते हैं कि आप यहां बैठे हैं आके, क्या इतनी जानकारी आपके समाज में और भी महिलाओं को है, लड़कियों को है? आप बताओ मुझे। आप जाके कुछ बोलोगे तो कहेंगे क्या है जीडीपी, तुम कहो जीडीपी की चर्चा, तुम कहो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, होना ना होना अलग की बात है, लेकिन तुम्हारा एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत अच्छा होगा, आगे चल के तुम बहुत बेहतर एक एसेट के रूप में रहोगे सामने। अब जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो सामान्य बन के ही रहना पड़ेगा, फिर वही काम घर के जो सदा से होते आ रहे हैं, कई सदियों से, और यही होते रहेंगे। हमने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिनको एक भी घर का काम नहीं आता, लेकिन वो अधिकारी हो गए। उससे मतलब नहीं है, आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे तो आपको हर चीज उपलब्ध है, अभी आपका काम है पढ़ना केवल। तो यहां आपने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा गया कि जो पुत्री है उसका जन्म अच्छा नहीं है, वो दुख का कारण है। आमतौर पर यही भावना हर पिता में हमको दिखती है। कुछ पिता अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो जैसे ही जन्म होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियों को भी मारा गया है, उनकी जो मां को भी मारा गया है कि अगर अगली बार लड़की का जन्म हुआ तो फिर तुम मत आना। हमने बहुत सारे स्टेटमेंट सुन रखे हैं लोगों से, हैं लोग अपनी पत्नी को बताए इस बार लड़की होगी, अगले बार हुई तो फिर वहीं रहना अपने घर। भैया उसमें उसका क्या दोष है? समाज है, ये समाज जीने ही नहीं देता। अच्छा करो तो जो प्रशंसा करनी चाहिए, और अच्छा ना करो तो फिर धूल उड़ाता है आपके ऊपर, किसी तरह से जीने नहीं देता। तो ये स्थिति दिखती है। और समाज में अभी भी जो बहुविवाह हो रहा है और नियोग प्रथा है, जो इसके पहले भी थी। तो समाज में अगला पॉइंट बनाओ, समाज में अभी भी बहुविवाह, एक से ज्यादा विवाह, समाज में अभी भी बहुविवाह और नियोग प्रथा दिखाई देती है। समाज में अभी भी बहुविवाह और नियोग प्रथा दिखाई देती है। क्या होती है नियोग प्रथा? कौन बताएगा पीछे से? प्रीति बताओ, नियोग प्रथा क्या होती है? जैसे मान लो कि अगर कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई, ठीक। अब उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार चाहिए, तो उस आधार के लिए वो अपने देवर के साथ रह सकती है, जो देवर होगा उसका, जो उसके पति का छोटा भाई, और इतने ही समय तक साथ रह सकती है कि एक संतान हो जाए, उसके बाद फिर उससे वो अलग हो जाएगी। इसको कहते हैं नियोग प्रथा। ये पूर्व वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी है, और आज के समय में इस
इस प्रथा के रूप में अगर आप देखेंगे तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये कह रहे हैं कि उसी के साथ जो देवर है उसी के साथ उसका विवाह करा दो। ये अब आपको सिस्टम दिखेगा। किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग इसी बात को प्राथमिकता रखते हैं कि अगर वो जिस लड़की का मान लो विवाह हुआ जिस घर में, अगर कोई और लड़का है उस घर में, उसी घर में शादी कर दो, क्योंकि लड़की अभ्यस्त है उस घर में। तो प्रयास करते हैं कि अगर भाई 1-2 साल 3 साल जो छोटा भाई है कोई, उसी के साथ कर दो, अगर वो तैयार हो तो। अगर नहीं तैयार है तो फिर और विकल्प है, लेकिन पहला विकल्प इसी बात को रखा जाता है। आप समझ गए? ये नियोग प्रथा। अगला पॉइंट बनाओ। इस समय हमें गोत्र की भी चर्चा मिलती है। इस समय हमें गोत्र की भी चर्चा मिलती है। कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में। कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में। इस समय हमें गोत्र की भी चर्चा मिलती है। कहां पे? अथर्ववेद। ये क्या होता है गोत्र? ठीक, हाँ हाँ ठीक, अच्छा बिल्कुल सही बताया। इस पे खूब हत्याएं हुई। हरियाणा में आप जाएंगे, राजस्थान हरियाणा में एक गोत्र हो गई, वो विवाह ही नहीं हो सकता। और अगर आपने गलती से विवाह कर दिया तो लड़की और लड़के दोनों को टांग देते हैं। ये जो गोत्र की अवधारणा है वो यहीं से आती है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि एक जाति की तो बात ही छोड़िए, एक ही जाति के हैं लेकिन आपका गोत्र अलग है। लोग कहते हैं कि हमारा भरद्वाज गोत्र है और तुम्हारा, तो फिर उधर से कहते हैं हमारा जो सांडिल्य गोत्र है, फिर कोई कहता है कि हमारा जो वैयाकृत गोत्र है। अलग अलग गोत्र हैं। अब उसमें लोग अपने अपने जो गोत्र के नाम पर उलझे रहते हैं। अब एक गोत्र हो गया तो आप हो गए भाई बहन, सगोत्र। फिर भाई बहन हो गए, लेकिन जब प्रेम हुआ था तो उस समय तो ये बात सोची नहीं गई थी। अब मामला आगे बढ़ चुका है, अब विवाह की बात है, तो लोग जो खाप पंचायत लगती है हरियाणा में, खाप पंचायत अलग से फैसला करती है। वो हाई कोर्ट और जितने कोर्ट हैं उनसे अलग फैसला करती है। जो गांव में बैठते हैं पंच करते हैं फैसला, और फिर कहते हैं ले आओ गधा और उसी पे इस लड़के को बिठा दो। ये सारी व्यवस्थाएं जो आपको दिखी हैं वो व्यवस्था यहीं से निकल रही। गोत्र बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जाति से भी ज्यादा खतरनाक है। एक जाति, अब आप सोचिए कि वो तो ठीक है, ले यहां पे एक जाति है उसके बाद भी नहीं हो सकता, लेकिन अब ये भी टूट रहा है। अब लोग एक काम करते हैं कि हरियाणा ही छोड़ दो, या मतलब जहां हो रहा है वहां ही छोड़ दो, ऐसे जगह चलो जहां पर ये सब चीजें ना हो पाए। तो दिल्ली ज्यादा बेहतर है, तो यहां पे ज्यादा ये सब चीजें आपको दिखेंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो परंपराएं, ये जो सिस्टम, ये जो कुछ भी दिखता है, इसके पीछे का आधार आपको पीछे से ही मिलेगा। आज का ऐसा कुछ नहीं कि आज डेवलप कर लिया आपने, आज तो नए नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं। आज के समय में तो लोग हर व्यक्ति को इतना समझना चाह रहे हैं कि बाद में समझते समझते ही अलग हो जाते हैं। नहीं, ये सब भी कॉन्सेप्ट है, आगे चर्चा करेंगे, इस पे भी बताएंगे आपको। देखो, पढ़ते समय आप लोग इस अवस्था में हैं कि बहुत सारे विषयों को समझ सकते हैं, और अगर आज नहीं समझेंगे तो आगे आप किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, उलझ भी सकते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए जो कुछ भी संभव होगा, जहां तक जितनी मर्यादा में रहेगी, वो सारी बातें जरूर समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस समय आश्रम व्यवस्था दिखती है। अगला पॉइंट बनाओ, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आर्यों ने अपने जीवन को, आश्रम व्यवस्था इसमें लिखो, आर्यों ने अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटकर
आर्यों ने अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटकर चार आश्रम की संकल्पना रखी। 4 आश्रम की संकल्पना रखी। 4 आश्रम की संकल्पना रखी। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर दूसरा आश्रम गृहस्थ। पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, और दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यहीं पे लिख रहे हैं, देख लो भैया। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा सन्यास। तो आप देखेंगे कि 5 से लेकर, या हम कह सकते हैं कि जब से आपका जन्म हुआ 5 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था जो है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था रखी गई। कि इस समय जो विद्यार्थी है उसको अपने अध्ययन, अपने जो डेवलपमेंट के लिए उसको सोचना चाहिए। इस समय किसी भी अनर्गल कार्यों में नहीं फंसना चाहिए, ये ठीक बात बताए। लेकिन अभी आप देखेंगे समाज में इसी समय सभी काम होते हैं। जो 25 साल तक ही सब कुछ होते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति अपने आप में संयमित हो जाता है। अगर इस समय जिसने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल जरूर कर लेता है। लेकिन इस समय अपने आप को रोकना मतलब ये मानो कि तूफान को बस में करना है। इस समय आप रोक नहीं पाते हैं, ये है समस्या। तो ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर इन लोगों ने ये कहा कि हमें उसके बाद जाना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। मतलब एक विवाह कर लो और विवाह करके अपने जीवन में चले जाओ। तो 25 से लेकर 50 तक रहो गृहस्थ में। फिर जो बच्चे बड़े हो जाएं थोड़े थोड़े, फिर आपकी अवस्था हो गई 50 की। फिर कहिए हम जाएंगे वन, इसको कहते हैं वानप्रस्थ का मतलब वन जाओ। और अपने जो सबसे बड़े पुत्र या पुत्री को अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी दे दो कि भैया आज से सारे बैंक खाते, ये एटीएम, ये चाबी, ये सब तुम्हारी, हम चले। तो वानप्रस्थ का मतलब ये है कि आप गए जंगल, आपने अपना त्याग वैराग्य शुरू किया और लगाव कम किया। ये स्ट्रक्चर भारत में है, पूरे यूरोप में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। ये यहाँ का एक अद्भुत स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन इसको भी पालन करना आसान नहीं है। कि इसके लिए आप रुकेंगे ये भी जरूरी नहीं। आप इसके पहले ही सब कुछ चाहते हैं तब समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर आप जब यहां पर आए तो 50 से लेकर 75 तो आप रहेंगे वानप्रस्थ में, 50 से लेकर 75। और अगर उसके बाद आप जी गए, जैसे एक आर्य की आयु मानी गई है 100 वर्ष। अब तो लोगों की आयु लगभग जो है जो 70 साल और जो महिलाओं की है 75 साल। आमतौर पे महिलाएं ज्यादा जीती हैं पुरुषों से, ये नियम है। ऐसा क्यों है? शक्ति का जो स्रोत है वो है महिलाएं। महिलाओं को अगर बचपन से बहुत ज्यादा ये प्रेशर ना दिया जाए, रोका ना जाए, तो ये अद्भुत शक्ति का केंद्र है। शक्ति इनके पास होती है। और जो संजीवनी शक्ति होती है वो होती है जीवन की। जीवन जीने के लिए आप एक बात समझेंगे, सबसे ज्यादा समस्या में जो महिला ही रहती है, लेकिन उसके बाद भी जीवन उसका ज्यादा रहता है। क्यों? ये प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है। नेचर ने मजबूत ही बनाया है। जो पुरुष हमेशा कमजोर दिखाई देगा आपको महिला से, हमेशा कमजोर। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले से पुरुष अपने आप को ये महसूस कराता है वो मजबूत है, लेकिन है नहीं। वो नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है इस पे। चाइना का एक जो फिलॉसफर था लाओ त्से, वो भी यही कहता है कि जो नारी है वो शक्ति का केंद्र है और सारी शक्ति उसके पास है।
हम सब यहां पर बैठे हैं, हम सब एक जो महिला से ही जन्म लेते हैं, ये है उसका सिद्धांत। वो कहता है कि सारी जो प्रकृति है वो मां है, और वैसे ही एक महिला भी मां है। तो यहां नेचर ने उनको मजबूत बनाया है, इसीलिए उनकी आयु भी ज्यादा होती है। आयु ज्यादा होने के पीछे, और अगर आप देखेंगे तो भारत में जो देवी की संकल्पना है वो इसीलिए आती है कि सारी शक्ति की आराधना, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए संयम चाहिए, उसके लिए ठहराव चाहिए। और अगर आपके अंदर ये है तो फिर अद्भुत शक्ति होती है। आप देखिए जो महिलाएं बहुत जो संयमित है, स्ट्रांग है, वो बहुत बेहतर काम करती हैं, उनको फिर कोई नहीं डरा पाता। और जो हल्के टाइप की हैं वो हर जगह डरती हैं। भाई हल्का भारी या तो पुरुष है या तो महिला भी होती है। जो मेरी बात समझने का प्रयास करना, मेरा यहां पे ये नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्ष हल्के, तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर ठहराव है, आपके अंदर जो संयम है खुद को लेकर, फिर आपके से तो बड़ा कोई है ही नहीं। फिर आप एक बात बोलेंगे तो हर बार आपकी बात हमेशा सामने आएगी। पूरी दुनिया के जितने धर्म हैं उन्होंने ईश्वर को एक पुरुष के रूप में देखा है, लेकिन भारत का एक ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर को महिला के रूप में भी देखा है। अर्धनारीश्वर की यहां संकल्पना है। ईश्वर आधा पुरुष है और आधा महिला है। बताइए शिव अद्भुत है कि नहीं है? शिव अद्भुत है। जो शक्ति है वो है पार्वती। तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना इस बात को दिखाती है कि ईश्वर जो है उसका एक रूप नहीं है, वो पुरुष में नहीं है केवल, वो महिला में भी है। चाहे भगवत गीता पढ़ लो, हर जगह पढ़ लो, वहां पे आपको मिलेगा कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धता हर व्यक्ति में बहुत होती नहीं है। अगर हो जाएगी तो आपके अंदर भी संकल्पना है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। ठीक। इसके बाद अगर आप जो बच गए तो 75 से लेकर 100 साल आपका जीवन ऐसे ही चलेगा, न किसी से लेना न किसी को देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे दिया। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। सबके लिए बताइए, आर्यों ने अपने लिए जो रखा था, अगर आपको समझ में, हाँ सबके लिए रखा गया है। अगर यहाँ पे जो गृहस्थ आश्रम में जो आमतौर पर ये जो व्यवस्था होगी वो पुरुषों के लिए होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये सोसाइटी पैट्रियार्टिक है। बस जंगल में रहते हैं, जो मिल जाए जंगल में वही खाओ, कंदमूल, बेल, जामुन, बेर। नहीं पका हुआ क्या करोगे खा के? भगवान राम ने क्या खाया था पका हुआ खाना? ये तो सब तो खा के जीते थे, सब फलाहारी पे ही रहते थे। सीता जी भी फलाहार कर दी थी, और उसी फलाहार के चक्कर में एक बार वो आगे बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि आज मैं मांसाहार करूंगी, तो हिरण को पकड़ने के लिए बोल दिया वहीं पे। अरे भाई वो जो भी आया था आकर्षण तो था ना, हिरण के लिए आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? आकर्षण न होता तो जो सीता हरण भी ना होता। भगवान राम के रहते जो रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी पत्नी का हरण कर लेता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इतने वीर थे राम, हाँ किसमें? हाँ उनके प्रयास से, जो सीता जी के प्रयास से, खूब दबाव में उन्होंने खूब दबा दिया कि ये बहुत अच्छा है, सोने की तरह दिखता है, इसको ले आओगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जो इसका वो रहेगी छाल, उस पर आप जो बैठना ध्यान करना कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा देख ये तो माया का है। तो सीता ने कहा ना मुझे चाहिए। और जो महिलाओं का हट होता है चाहिए तो चाहिए, उसमें हाँ ना नहीं। फिर हट में जो है, फिर उसके बाद मैंने ये बात इसके पहले ही बताई थी कि लक्ष्मण को कहा कि तुम यहीं रहना, जाना मत। और लक्ष्मण इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा।
लेकिन ऐसा सीता ने बोला, ऐसा सीता ने बोला कि जो बात नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम यही चाहते हो कि राम को कुछ हो जाए, तुम मेरे साथ रहो। तब जाना पड़ा लक्ष्मण को, तब लक्ष्मण गए और उसके बाद सीता का हरण हुआ। लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मण जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच गए कि इस रेखा से बाहर मत जाना, अगर आप अपनी मर्यादा चाहती हो तो। लेकिन सीता ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन, इसी बात को कहते हैं कि हर जो महिला की एक अपनी मर्यादा है, अपनी मर्यादा का जो उल्लंघन करेगा उसके सामने कुछ नहीं बचेगा फिर आगे। और जब उल्लंघन वो कर जाएगा तो फिर वही होता है हरण, फिर समस्या खड़ी होती है। फिर लोग राम को बुलाते हैं कि राम आए, राम आए, राम आए। तो राम खुद फंसे थे जंगल में, तो कहां से आएंगे? नहीं समझ पाई? समझ गई बात ना? अगला पॉइंट बनाओ। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। बहुत आनंद में आप लोग रहते हैं। ये सारी बातें इसलिए बताते हैं कि थोड़ी सी समझ बने। आनंद से ज्यादा जो है आपकी जो अच्छी समझ के लिए बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्यादा में जरूर रहे। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, जो लेटर वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम। लिखिए, इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का, इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में राजतंत्रात्मक मतलब राजा पर एक आधारित व्यवस्था, राजतंत्र। इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो विकास हुआ। आगे लिखिए, राजा तथा जनता के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजा तथा जनता के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, जैसे आप में से कोई आईएएस हो जाएगा तो अपने आप को थोड़ा सा अलग करके दिखाएगा, फोन ऑन करना कम कर देगा, अपने मास्टर को कहेगा कि अब आईएएस हो गए अफसर, आपकी कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत अब हो गया। फिर अपना जो पोजीशन बनाना भी शुरू कर देता है, और अपने मास्टर से मिलने आएगा तो अपने जो चंगू मंगू को भी लेके आएगा, 2-3 जो गाड़ियाँ उड़ियाँ भी लेकर आएगा। हाँ, कि मतलब थोड़ा आप ये समझो कि देखो मैं क्या हूँ, ये होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो पूर्व वैदिक काल में क्या था कि जो कबीले का सरदार था वो उसी में से निकला था, अपने ही लोगों में से, आप लोगों में से कोई निकला, और उसको आप लोगों ने ही ये कहा कि आज से तुम हमारे अध्यक्ष रहोगे, सरदार रहोगे। लेकिन अब उसने कहा कि अब हम आनुवांशिक है हमारा, हम आगे आगे हमारा जो बेटा भी बनेगा अध्यक्ष। और अब ऐसा है कि तुम हमसे मिलने मत आया करो, बार बार आ जाते हो मुंह उठा के, मिलने मत आओ। दूरियां बढ़ गई। मतलब अब जनता और राजा के बीच संबंध जो था पहले और अब में अंतर यह हो गया कि अब दूर हो गए। ये होता ही है, कितना भी आप कह लो, आप जैसे ही थोड़े यहां पहुंचोगे तो आपको दुनिया एकदम छोटी दिखाएगी। क्या लोग हैं। अमेरिका से एक व्यक्ति आया, हमारा मित्र है, यार इंडिया तो बहुत पुअर है यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो है खुद इंडिया का। हम कहे तुम यहाँ जन्म नहीं लिया थे क्या? कहा लिए थे लेकिन जानते नहीं हो बात। आईआईटी से पढ़े और सीधे ही वहीं से पैकेज मिल गया। हम कहे ऐसा है, ये सारा दर्शन और कहीं बताना, हमसे इतिहास पढ़ो, हम तुमको इतिहास बताते हैं। आज तुम जिस देश को बुरा कह रहे हो उस देश ने ही तुमको बनाया है। आईआईटी इसी देश का है। जो सब्सिडी मिलती है उस देश की सरकार देती है, तब आप पढ़ती हो। उसके बाद आप जाके वहां पे ये बताते हो भारत में कोई आविष्कार नहीं हुआ, भारत बहुत पिछड़ा देश है। ये तो यूरोप की मानसिकता तुम बोल रहे हो। तो यूरोपीय हो तुम, फिर वहीं रहो।
तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अब धीरे धीरे राजा और आम जनता के बीच दूरियां बढ़ गई, क्योंकि जो व्यक्ति पहले राजा नहीं था, आम जनता ही था, अब उसको थोड़ा पद बड़ा मिल गया है, वो ऊंची कुर्सी पर बैठता है। मतलब अब आ गए हम लोग आगे, इसके आगे अभी मतलब ये हो गया कि उसने अपनी दूरियां बढ़ा ली। आ सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा जो रोक टोक हो गई, आगे चल के कहेगा कि भाई अब एकदम मिलना बंद, आप नहीं मिल सकते। ठीक है, आगे लिखो। राजा की हैसियत, राजा की हैसियत इसी में ही, राजा की हैसियत पहले की तुलना में बदलने लगी। राजा की हैसियत पहले की तुलना में बदलने लगी। अब इसे पहले की तुलना में बदलने लगी। अब इसे कबीले के दूसरे सदस्यों से महत्वपूर्ण बताया गया। कबीले के दूसरे सदस्यों से महत्वपूर्ण बताया गया। एवं राजा के अंदर पुरोहितों ने देवत्व का आरोपण कर दिया। एवं राजा के अंदर पुरोहितों ने देवत्व का आरोपण कर दिया। बस आ ही रहे हैं, इसीलिए इस जो पूरी लाइन को लिखवाया अब समझाते हैं। आरोपण कर दिया, एक मैच फिक्स किया गया। क्या किया गया? मैच फिक्स। कैसे? पहले तो ये कहा गया कि कबीले के जो अन्य लोग हैं उनसे ये मुखिया नहीं है, राजा है, अलग है। ये बात एक व्यक्ति बैठा है कुर्सी जिसका नाम है पुरोहित, उसका सबके ऊपर दबदबा है, वो जो बोलेगा वही धर्म होगा। उसने ये समझाया, कबीले के हर व्यक्ति को बुलाया, देखो ऐसा है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये देवता है, राजा नहीं है, देवता है। तुम सामान्य लोग हो, ये देवता है, और देवता का इंसानों के साथ संबंध नहीं होता है, देवता की सेवा की जाती है, तुम सब सेवक हो। यही बात कहता है बलबन, यही बात कहता है बलबन। मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था बलबन, हाँ, जो इसी बात को कहता है कि सुल्तान का कोई संबंध ही नहीं। अपने पुत्र को भी कहता है, उसके पुत्र का नाम है बुगरा खान, कहता है बुगरा खान तुमको समझ में नहीं आता, अगर बदतमीजी करोगे यहीं टांग दूंगा तुम्हें, मेरा कोई संबंधी नहीं। वो अपनी पत्नी से भी कहता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं, सुल्तान का कोई संबंधी है ही नहीं, मैं जिल्ले इलाही हूं। इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसी तरह से यहां पर भी अब जो पुरोहित है वो कह रहा है राजा राजा नहीं है, देवता है। क्योंकि ये बात कोई छोटा आदमी नहीं कह रहा है, पुरोहित कह रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा। इसलिए इसको अथॉरिटी मिली कि तुम राजा हो। और आपस में इन दोनों ने ये फिक्स किया कि आज से आप हमारे, एक दूसरे का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। दिखना नहीं चाहिए कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम आपको राजा बनाएंगे, लेकिन हमारे सम्मान में और हमारे पैसे में कोई कमी मत करना, कमी करोगे दूसरे को बना देंगे। इसलिए एक सिस्टम डेवलप कर गया। पुरोहित, ब्राह्मण, इसी व्यवस्था कहते हैं ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणों का मैं विरोध नहीं करता, इस व्यवस्था का विरोध करता हूं जो व्यवस्था बनाई गई। ब्राह्मण तो एक वर्ग विशेष है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। क्षत्रिय भी वैसे वर्ग विशेष, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हर वर्ग अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था अच्छी बुरी जरूर होती है। तो व्यवस्था खराब रही। तो यहां आप देखेंगे कि देवत्व का आरोपण किया गया।
और ये कहा गया कि ऐसा है कि तुम्हें राजा बनना है तो कुछ यज्ञ करोगे। अगर बच्चा यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हारी गद्दी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर यज्ञ किया तो गद्दी सुरक्षित रहेगी। यज्ञ करने में बहुत पैसा लगता था, पूरे खजाने खाली हो जाते थे। वो सब सिक्के कहाँ गिरते थे, या जो कुछ भी रहता था वो सारी संपत्ति किसके पास जाती थी? पुरोहित के पास। तो सिस्टम सेट कर दिया गया, तुम राजा बनोगे, कोई दिक्कत अपने को नहीं, हमें क्या चाहिए वो दे दो, और हम आए खड़े हो जाओ। राज दरबार हमारे आते ही तुम्हारी हालत खराब हो जानी चाहिए, न्याय हम करेंगे, धर्म हमारा, तुम केवल वहां बैठो और युद्ध युद्ध करके आओ। तो फिर एक दो बातें रखी गई। 12 बरस लोग कुकर जीवे, आगे बताऊंगा। 12 बरस लोग कुकर जीवे, अरु 13 लो जीएसीआर, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। 12 साल तक जो कुत्ता जीता है, 13 साल तक जीता है सीआर, गांव में होता है, हुआ हुआ करता है, सुना है? उसके बाद आगे जो बरस 18 छत्री जीवे, 18 साल से ज्यादा छत्रियों का जीवन होना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों ने समझाया। 18 साल से ज्यादा जी गए तो तुम छत्री नहीं हो, इसका मतलब तुम क्या कि केवल युद्ध लड़ो, और आगे की मलाई कौन खाएगा फिर? ये है दिमाग। इसी चीज को बुद्ध ने क्रिटिसाइज किया था बाद में। 18 साल केवल छत्री जिएगा, फिर उसके बाद की व्यवस्था एक कौन लेगा? तो ब्राह्मण लेंगे, पुरोहित वहां बैठे ही हैं। फिर किसी छोटे बच्चे को उठा लेंगे कि तुम राजा बन जा, तू ही आगे बढ़ा, हम यहां आनंद से मलाई खाएंगे। और सबसे पहले खाना बनेगा तो ब्राह्मण को पहुंचेगा। अच्छी दही जमी तो उन्हीं के पास, जो रसगुल्ला आया उन्हीं के पास, सब कुछ सबसे पहले उनके पास, उसके बाद किसी के पास। उन्होंने छू दिया, फिर बट गया सबको, है कि नहीं? ये सिस्टम यहां पर आपको दिखाई देगा। और अगली लाइन लिखो, ये बात समझ में आ गई? आगे लिखो। हाँ, अच्छा सिस्टम था। हाँ ठीक है, तो पुरोहित रहती तब तो फायदा होता, तो नहीं थे ना। स्त्रियों को तो चाहे वो जिस भी अवस्था में हो, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं मिला था। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उनको तो कोई स्थान ही नहीं मिला। उनका स्थान तो शूद्रों के समान था। तुम जो भी व्यवस्था रही हो उसमें महिलाओं का तो नुकसान ही है। लिखो अगला पॉइंट। इसके लिए कई प्रकार के यज्ञों की शुरुआत हुई। इसके लिए कई प्रकार के यज्ञों की शुरुआत हुई, जैसे राजशिव यज्ञ। राजशिव, जब राजा गद्दी बैठता था तो राजशिव यज्ञ करना पड़ता था। राजशिव, जैसे राजशिव यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं, इसमें आहुति चढ़ेगी, पैसा चढ़ेगा, या जो भी वहां पे होगा, जो संपत्ति, जो जानवर, जो कुछ भी है, सब कुछ आपको चढ़ाना पड़ेगा आपके पास। तो राजशिव यज्ञ। इसके अलावा एक यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। और एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, आपने खूब देखा होगा। हाँ, एक जो घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके ऊपर एक जो चुनौती लिखी रहती थी कि इस घोड़े को, हाँ हाँ वही, ये घोड़ा अलग अलग स्थानों पर जाएगा, और अगर इस घोड़े को किसी नहीं पकड़ा तो इसका मतलब ये है कि सारा क्षेत्र हमारा, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर युद्ध होगा। जो वाजपेयी यज्ञ, इसमें भी एक खास तरीके का यज्ञ होता था कि जो राजा बैठता था, उसकी पत्नी बैठती थी, जो राजमहिषी, फिर वो सब बैठ के अपना वहाँ पे दान पुण्य करते थे। फिर सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, कुछ जो मंत्र का उच्चारण होता था कि आज से आप देवता हुए, आज से आप इंसान से देवता की यात्रा पर आ गए। तो पुरोहितों के पास एक जो मशीन होती थी, उस मशीन से वो इंसान को देवता बना देते थे अपने मंत्रों से। होता कुछ नहीं था, लेकिन ये महसूस हो जाता आज से तुम देवता हो। उसके बाद वो अलग तरीके की अपनी स्थिति में चलते रहते थे। फिर वो घूमते रहते थे कि आज से मैं देवता हूँ, देवता हूँ।
लेकिन ऊपर वाला जो बैठा है वो कहता था यार तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुमको कुछ पता ही नहीं। वंशिका, आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये चीज दिखती है कि हमें किस तरीके से देखना है। और क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं का भी उल्लेख मिलता है यहां इसी काल में। अगला पॉइंट बनाओ। इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए, इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक ऐसे ही बना लो ग्राफ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। मतलब इसका ये हुआ कि इस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजाओं की संकल्पना भी हमें दिखने लगी। जो अलग अलग कबीले हैं उनके यहाँ अलग अलग राजा, उत्तर के जो कबीले हैं वहां अलग राजा होगा। इसके लिए एक नाम आया, उत्तर में जो राजा के लिए एक नाम आया विराट। इसी से ही नाम निकला होगा जो विराट कोहली का। तो विराट मतलब होता ही राजा। आगे चल के सम्राट बनेगा, पहले समझो विराट। उत्तर के जो राजा थे उनको कहा गया जो विराट, और जो दक्षिण के राजा थे उनको कहा गया भोज। इसीलिए आपने सुना होगा भोज परमार, बहुत सारे राजाओं के नाम है भोज। जो दक्षिण के राजा थे उनको क्या कहते थे? भोज। और जो पश्चिम के राजा थे उनको कहते थे स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र। और जो पूरब के राजा थे जो इस इलाके के, इनको कहा गया सम्राट। सम्राट, ठीक। स्ट्रक्चर ये, ऊपर कौन? विराट, नीचे कौन? भोज, पश्चिम में कौन? स्वराष्ट्र, और पूरब में कौन? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाओ। स्वराष्ट्र। हाँ, इसीलिए आप जाओगे जो महाराष्ट्र में तो स्वराष्ट्र की संकल्पना मिलती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने कहा जय मराठा, जय मराठावाड़ा। वहां पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है, पूरे क्षेत्र को जोड़ा गया। वहां पर कोई भी जाति है, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सब एक है। आप जब महाराष्ट्र में उतरेंगे मुंबई में तो वहां पर सीधे अगर कुछ बोल दिया ऊपर नीचे शिवाजी पे तो एक थप्पड़ मारेगा ऑटो वाला, आपको ऑटो वाला मार देगा। और तो छोड़ ही दो, वो सब अंदर से मान दे शिवाजी को। क्यों? क्योंकि शिवाजी का स्ट्रक्चर जो ऐसा रहा है ना, जो उनकी पर्सनालिटी, वो सबको लेकर चलने वाली पर्सनालिटी थी। जो व्यक्ति सबको लेकर चलेगा, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेगा और हर तरीके से सबके कल्याण के लिए काम करेगा, उसका सम्मान बहुत होता है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो मराठावाड़ा था वहां उस क्षेत्र में बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी। अगर आप पूरा उस इलाके को देखोगे जहां पे है महाराष्ट्र, पहाड़ हैं, उत्पादक जो भूमि नहीं है, कुछ नहीं उत्पन्न होता था, सभी लोग गरीबी का जीवन जीते थे। वहां पर एक व्यक्ति आए जो शिवाजी, जिन्होंने सबको कुछ न कुछ दिया। वो जब विजय करके आते थे तो अपने क्षेत्र में घूमते थे और अपने क्षेत्र में लोगों को पैसा बांट देते थे कि सब खाओ पियो मस्त रहो। और इसीलिए वहां पर उनका इतना प्रभाव था शिवाजी महाराज का। इतने 100 वर्षों के बाद भी आज भी शिवाजी अमर है। क्यों अमर हैं? क्योंकि उनके कार्य, उनके द्वारा सोच जो रखी गई लोगों के सामने। जाति व्यवस्था उस समय उत्तर भारत में बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहां उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। तो मराठावाड़ा का संकल्प, इसीलिए आज देखते हैं आज के समय में जो महाराष्ट्र में एक नई विचारधारा चलती है कि हमारा मराठावाड़ा है,
यहाँ और किसी के लिए जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो भैया लोग जाते हैं तो उनको भगाते हैं। क्यों भगाते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं क्षेत्र हमारा है, ये हमारे लोगों के लिए। और उसी जगह से हिंदू राष्ट्र की भी संकल्पना आई है। ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना आपको दिखती है ना, वो उन्हीं से आती है, वो शिवाजी महाराज से। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदू पदपतशाही की स्थापना करने का प्रयास किया था, हिंदू राज्य। इसीलिए महाराष्ट्र में राजनीति कैसी होती है? हिंदुत्व पे होती है। वहां भले ही शिवसेना बीजेपी में बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन कोई हिंदुत्व पे बोल नहीं सकता ऊपर नीचे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। इस समय हमें नौकरशाही व्यवस्था, इस समय हमें नौकरशाही व्यवस्था की नींव पड़ते हुए, इस समय हमें नौकरशाही व्यवस्था की नींव पड़ते हुए दिखाई देती है, क्योंकि कुछ अधिकारियों की सूचना मिलती है, एक अधिकारी का नाम है संग्रहित और एक का नाम है भागदूत। या भागदूत है ना। एक तो संग्रहित जो संग्रह करेगा, तो जो राजस्व का होगा संग्रह, कुछ न कुछ तो संग्रह ही करेगा। और ये एक अधिकारी है जो भागदूत। इस समय हाँ जो संग्रहित मतलब क्या है? संग्रह करने वाला। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो टैक्स को संग्रह करेगा। और जो भागदूत है वो इसका जो सहायक होगा और यहां पर व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये जो लोग हैं, अगर स्ट्रक्चर है, राजा तब राजा होगा जब उसके बाद अधिकारी होंगे। बिना अधिकारी के कोई राजा नहीं बनता। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपके नीचे के जो अधिकारी हैं वो आपका सम्मान करें और उनका स्ट्रक्चर हो पूरा। या आपको राजा बनना है तो राजा के लिए आप अकेले अपने आप को राजा घोषित कर दें, आपके राजा हो जाएंगे। एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, राजमहल होना चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, लोग ये कहें राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं, तब आप राजा है ना। यहां अभी एक नौकरशाही दिखने लगी, मतलब ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी दिखी और ब्यूरोक्रेसी में कुछ अधिकारियों की सूचना मिली कि ये अधिकारी उस समय होते थे। और इस काल में अगर आप देखें तो ये लोग, अगर इनके बारे में सोचें तो ये ऐसे अधिकारी थे जो टैक्स का संग्रह करते थे, टैक्स को लेने का काम करते थे। और इसके पहले पूर्व वैदिक काल में टैक्स को लेने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, राजा का कोई कंपल्सन नहीं था, लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे। ये ऐसा है साहब, आज हम जा रहे हैं, ये लो सब्जी, अच्छा आज हम जा रहे हैं, ये लो बकरा, ऐसे ही लोग देते थे। लेकिन अब ये कहा गया कि ऐसे है, तुमको 6 बकरा 8 सब्जी का ये सारा थैला हमको लाके देना पड़ेगा। एक सिस्टम बना दिया, इतना सामान लाके देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो पिटाई होगी। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। आई बात समझ में? यहां स्ट्रक्चर बन गया, वहां स्ट्रक्चर नहीं था, वहां फ्री थे। और फ्री होके काम करना अच्छा होता है। हमारा मन क्या अधिक दे दिए, अब यहां हमारा मन नहीं करेगा तब भी देना ही पड़ेगा। मान लो कि हमारे घर में एक गाय है, 8 लीटर दूध निकलता है, फिर कहा गया कि तुम्हारे पास नहीं पैसा, कोई बात नहीं, 6 लीटर दूध आज हमारे यहाँ पहुंचाओ कल से। आप पूरी जो दिन भर मेहनत करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, लेकर जाते हैं, बाद में पता चला कि आपके लिए अपने लिए दूध नहीं बच रहा, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाते। तो राजा साहब उनके यहाँ जो दूध मलाई राबड़ी चल रही है, 6-6 लीटर दूध अलग अलग जगह से मंगा ले रहे हैं। समस्या इस बात की है, आप व्यवस्थित रहिए, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें अव्यवस्थित कर देंगे, इससे समस्या है। आम जनता को अव्यवस्थित करके ही लोग राजा बने। ध्यान रखना, कोई राजा देख के आपको बहुत
अच्छा नहीं लगना चाहिए। राजा भी कोई बना है तो आपका ही शोषण करके बना है, वो कहीं ऊपर से संपत्ति लेकर नहीं आया था, और बाद में राजा बन गया और आप ही का शोषण किया। अंग्रेज भी ऐसे ही राजा बने थे, अंग्रेजों पे आएंगे तो चर्चा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। इस समय एक बड़ा बदलाव यह दिखाई देता है, इस समय एक बड़ा बदलाव यह दिखाई देता है, जहां पहले, इस समय एक बड़ा बदलाव यह दिखाई देता है, जहां पहले राजा को बलि स्वेच्छा से दी जाती थी, जहां पहले राजा को बलि मतलब टैक्स, जहां पहले राजा को बलि स्वेच्छा से दी जाती थी, जहां पहले राजा को बलि स्वेच्छा से दी जाती थी, इस समय वह निश्चित कर के रूप में बदल गया। इस समय वह निश्चित कर के रूप में बदल गया। परंतु अभी भी राजा के पास कोई निश्चित सेना नहीं है। परंतु अभी भी राजा के पास कोई निश्चित सेना नहीं है, कोई निश्चित सेना नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न लिखो, अभी लिखना भी है तुम्हें। तुरंत। पूर्व वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति में, पूर्व वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में कितनी परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है, कितनी परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है, स्पष्ट कीजिए। कितनी परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न सबको समझ में आ गया? तुरंत लिखो, तुरंत लिखो इसको। पहले इसमें यह है कि पहले जो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, हर प्रश्न में ऐसा नहीं करेंगे, जैसे प्रश्न की डिमांड होगी तब वहां करेंगे। अभी पहले यहां पर, और आज से भी जोड़ सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में जो बदलाव हुआ, आज भी अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें तो इस तरीके की हमें जो स्थितियां हमें दिखती हैं अलग अलग हिस्सों में, थोड़ा सा जोड़ दे एक लाइन में, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है तब भी जोड़ सकते हो। ठीक, तब लिखो एक, हाँ इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, भाषा तो एक केवल माध्यम है, हिंदी हो अंग्रेजी, भाव आना चाहिए। चलो ठीक है, सभी लोग एक दूसरे के जो सहयोगी बने, कोई किसी के असहयोगी ना बने यहाँ।